बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुरम होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुरम रखे। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का उन्वान साल दवम उर्दू का सवाल नंबर 2 का हिस्सा बे, यानी गज़ल के अशार की तशरीह आज हम देखेंगे। आप जानते हैं सवाल नंबर 2 के 2 हिस्से होते हैं। सवाल नंबर 2 अलिफ नज़म के 2 अशार की तशरीह, वो भी 10 नंबर का सवाल होता है। और सवाल नंबर 2 बे गज़ल के अशार की तशरीह, जिसमें आपको 3 अशार की तशरीह करनी होती है और ये भी 10 नंबर का ही सवाल होता है। तो जी तुलबा, हम पैटर्न देखते हैं। आज तशरीह के तो लेक्चर्स मौजूद हैं, हम पैटर्न देखते हैं कि किस तरह से आपको ये सवाल करना होगा। तो सबसे पहले आप देखें, दरमियान में आप लिखेंगे सवाल नंबर, ये बोर्ड पैटर्न के मुताबिक सवाल नंबर 2 बे, आप यूँ लिखेंगे 2 बे ब्रैकेट में डाल के। बेहतर है दाएं बाएं छोटी सी लकीर डाल दें। आप नंबर वही देंगे जो बोर्ड में होगा। बच्चे गलती करते हैं, यानी सवाल नंबर 5 है, आपने पहले कर दिया तो सवाल नंबर 1 लिख दिया। नंबर वही देंगे जो बोर्ड में है, ये 2 बे। इसके बाद अब मुकम्मल सवाल ना लिखें, मुख्तसर सा सवाल लिख दें, गज़ल के अशार की तशरीह। इतना लिखना काफ़ी है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अज़ीज़ तलबा, ज़हन में रखिए, आपको नंबर जवाब लिखने के मिलने हैं, सवाल लिखने के नहीं मिलने। इसके बाद आप देखिए हस्बे मामूल, ये ग्रीन लाइन का मतलब होता है कि एक सतर खाली छोड़ देंगे, यानी पता चले सवाल ख़त्म हुआ और जवाब शुरू हुआ, एक लाइन खाली छोड़ देंगे। उसके बाद अब सबसे पहले शायर का नाम जो भी होगा लिखेंगे। आप जानते हैं कि तीनों इशारे की गज़ल से होते हैं, लिहाजा शायर का नाम आप एक ही दफ़ा लिखेंगे। शायर का नाम मसलन आपकी किताब की हम पहली गज़ल को देख रहे हैं तो ख्वाजा मीर दर्द, इसका शायर के नाम का 1 नंबर होता है। मैंने एक इजाफी बात लिखी, माखिस यानी सोर्स, मतलब ये किस किताब से लिया गया है, इसका नंबर नहीं होता। अगर आप लिख दें तो बहुत बेहतर है, अगर आपको सही आता है तो लिख दें, अच्छा तासुर पड़ेगा। लेकिन अगर आपको माखिज मालूम नहीं है तो फिर हरगिज़ मत लिखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि गलत तासुर हो और खामखा आपके नंबरों पे असर आए। तो अगर माखिज मालूम है तो ज़रूर लिखिए, वरना मत लिखिए। बहरहाल इनका माखिज है, दीवाने मीर दर्द से ये गज़ल ली गई है। इसके बाद फिर एक लाइन खाली छोड़ देंगे, यानी अब आप सवाल शुरू कर रहे हैं। गज़ल में अज़ीज़ तुलबा बहुत अहम बात, अहम तरीन बात, गज़ल के हर शेर की तशरीह आपको अलग अलग करनी होती है। गज़ल के अशार की तशरीह आप मिलाकर नहीं कर सकते। हाँ, नज़म में आपके पास ऑप्शन होती है, नज़म के अशार की तशरीह चाहे आप मिलाकर करें चाहे अलग अलग करें, लेकिन गज़ल में आपको लाजमन हर शेर की तशरीह अलग अलग करनी होती है। अगर आप मिला के करेंगे तो ऐन मुमकिन है मुमतहिन आपको सिर्फ एक शेर के नंबर दे। तो ये ख़ास ख्याल रखना है, गज़ल के हर शेर की अलग अलग तशरीह करनी है। क्यों करनी है आप जानते हैं, गज़ल का हर शेर जुदा होता है, गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है। मुमकिन है एक शेर इश्क़ हकीकी में हो, एक इश्क़ मजाजी में हो, एक दुनियावी मुश्किलात पर हो, एक कोई नफ्सियात पे मुबनी हो, एक कोई मजहबी हवाले से हो, तो वो तो मिला के हो ही नहीं सकती, क्योंकि गज़ल का हर शेर जुदा होता है। गज़ल का एक शेर तशरीह के लिए दूसरे शेर का मोहताज नहीं होता। शायर को 2 मिसरों में अपनी बात को मुकम्मल करना होता है। गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है, लिहाजा हर शेर की तशरीह आप जुदागाना तौर पर ही करेंगे। तो दरमियान में वजाहत से लिखेंगे शेर नंबर 1, आप पहले शेर की तशरीह कर रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे ज़ेरे तशरीह शेर, यानी इसका मतलब है ये क्वेश्चन का शेर है, ये वो शेर है जिसकी आपको तशरीह करनी है। ये बड़ी अहम बात है। तुलबा बाजू का यूँ करते हैं, आप जानते हैं गज़ल के 3 शेर होते हैं। गज़ल के किसी एक शेर को दूसरे शेर में हवाले के शेर के तौर पर लिख देते हैं, रेफरेंस के शेर के तौर पर लिख देते हैं। अब देखिए, आपने तो लिखा रेफरेंस का शेर, टीचर ये समझेगा क्वेश्चन का शेर है। टीचर को ये नहीं पता चलता जो आपने शेर लिखा है ये क्वेश्चन का शेर है, ये जवाब में हवाले का शेर है। लिहाजा आप वजाहत से लिखेंगे ज़ेरे तशरीह शेर, ताकि पता चले ये क्वेश्चन का शेर है। उसके बाद शेर की आप अलामत डालेंगे। आपकी पहली गज़ल का पहला शेर, काम मर्दों के जो हैं सो वो ही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुजर जाते हैं। इसके बाद फिर ग्रीन लाइन है, आप एक लाइन फिर खाली छोड़ देंगे,
एक सतह खाली छोड़ देंगे और उसके बाद आप शेर की तशरीह करेंगे, यानी आप इस पूरे फॉर्मेट को अपनाएंगे। अब देखिए यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं लाइन से तशरीह शुरू हो रही है, गोया आधा सफ़ा आपका यहीं पर पूरा हो जाएगा। अब आप शेर की तशरीह शुरू करेंगे। एक शेर की तशरीह कम अज़ कम 1.5 पेज और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़ा तक, 1.5 था 2 सफ़ा तक होनी चाहिए एक शेर की तशरीह। और लाजमी बात है उसके अंदर हवाले के अशार भी मौजूद हों। तो ये तो सिर्फ आपके सामने मैंने फॉर्मेट लिखा कि किस तरह से आप गज़ल के शेर की तशरीह करेंगे। कुछ मज़ीद अहमद आयात देख लीजिए जो आपके सामने मैंने लिखी। गज़ल के तीनों अशार की तशरीह लाजमी तौर पर अलग अलग करें वरना नंबर कटने का इम्कान है। भी आपसे बात की, ये लाजमन होता है कि आपको तीनों अशार की अलग अलग तशरीह करनी होती है। शायर का नाम आगाज़ में एक ही मर्तबा अलग सतर में तहरीर करें। बाज़ बच्चे गलती ये करते हैं, तशरीह के अंदर शायर का नाम लिख देते हैं, टीचर की नज़र नहीं पड़ती और नंबर कट जाता है। शायर का नाम अलग से आप वज़ाहत से लिखेंगे। आगे वही बात भी आपसे अर्ज़ की, गज़ल के हर शेर की तशरीह 1.5 था 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हो, यानी कम अज़ कम 1.5 और ज़्यादा से 2 सफ़ात। तो क्योंकि 3 अशार हैं तो मिल के ये बन जाएगी तवालत 5 था 6 सफ़ात, यानी आपके सवाल 5 और 6 सफ़ात के दरमियान में रहना चाहिए। इंतहाई अहम बात, हर सफ़े पर हवाले का मयारी शेर ज़रूर तहरीर करें। याद रखिए, नज़म और गज़ल की तशरीह में अगर आप हवाले के शेर नहीं लिखेंगे आपको कभी भी अच्छे न बने मिलेंगे। हवाले के शेर लिखने ज़रूरी होते हैं। कितने शेर लिखने ज़रूरी होते हैं? हर शेर के रेफरेंस में कम अज़ कम एक शेर ज़रूर हो, 2 या 3 हो तो और बेहतर है। जब मैंने लिखा कि हर सफ़े पे एक शेर हो और अगर आप शेर की तशरीह 2 पेजेस पे कर रहे हैं तो लामुहाला हर शेर की तशरीह में 2 अशार ही बनेंगे। शेर का हवाला आ गया जी। हस्बे ज़रूरत नसरी हवाला जात भी दें जहाँ ज़रूरत हो। जिस तरह ख्वाजा मीर दत्त की गज़ल है, ये इश्क़ हकीकी में है, तो इसमें आयात के अहादीस के हवाले आ सकते हैं। अहादीस के आयात के अकवाल वगैरह ये नसरी हवाला जात हैं। जहाँ ज़रूरी हो शेरी हवाला जात के साथ नसरी हवाला जात भी तहरीर करें। एक और बात जो आमतौर पर तलबा करते हैं, शेर की तशरीह से कबल मफ़हूम तहरीर करने से अच्छा तासुर पड़ता है अगर मफ़हूम दुरुस्त हो तो। बच्चे बार बार सवाल करते हैं कि पहले मफ़हूम लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। तो इस तलबा अगर आप मफ़हूम लिख दें तो बहुत बेहतर है। होता यह है, टीचर मफ़हूम पढ़ता है और मफ़हूम सही अंदाज़ा कर लेता है। अगर मफ़हूम ठीक होगा तो टीचर समझेगा कि तशरीह भी ठीक ही है और बाज़-औक़ात आपकी गलतियाँ नज़रअंदाज हो जाती हैं। टीचर बहुत बगौर देखे बगैर नंबर दे देता है। लेकिन अगर आपका मफ़हूम गलत है तो काम उलट भी हो सकता है। अगर आपको मफ़हूम सही तरह से मालूम है तो शेर से पहले ज़रूर लिखिए, वरना हरगिज़ मत लिखिए। मफ़हूम कितना हो, 2 से 3 सतूर होती हैं, 2-3 लाइनों का मफ़हूम होता है जिससे पता चल जाता है कि दरअसल शायर क्या कहना चाहता है। तो अगर आपको मफ़हूम सही तरह से पता है तो ज़रूर लिखिए जी। मुश्किल अल्फाज के मानी ज़रूर तहरीर करें। अगर शेर में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, बच्चे उसको एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर देते हैं, वही लफ्ज़ दोबारा लिख देते हैं। टीचर ये समझता है कि आपको शेर की तशरीह नहीं आती। लिहाजा अगर अशार में मुश्किल अल्फाज आए हैं तो उनको मुश्किल अल्फाज की बजाय आसान लफ्ज़ों में लिखे ताकि टीचर ये समझे, मुमकिन ये समझे कि आपको शेर की तशरीह आती है। अल्फाज और तस्वुरात के तकरार से गुरेज करें, रिपीटेशन ना करें। बच्चों को आदत होती है वही अल्फाज वही जुमले बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। आप अजीज़ तलबा कितनी भी अच्छी तशरीह करें, लेकिन जब एक जुमला बार बार रिपीट करेंगे टीचर ये समझेगा आपके पास मवाद नहीं है, आप उन्हीं बातों को बार बार दोहरा रहे हैं। गुरेज करें, अल्फाज का अदा भी ना हो, जुमलों और तस्वुरात का अदा भी ना किया जाए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आगे बढ़ते अजीज़ तलबा, इश्क़ हकीकी या मजाजी के मुताबिक तशरीह करें। बड़ी अहम बात, आप जानते हैं गज़ल का आमतौर पर इश्क़ हकीकी होगी, अल्लाह के इश्क़ में, इश्क़ मजाजी इंसान के इश्क़ में, दोनों की तशरीह का तरीक़ाकार अलग अलग है।
ये आपके जहन में रहे कि आप इश्क़ हकीकी तशरीह कर रहे हैं या इश्क़ मजाजी की तशरीह कर रहे हैं। इश्क़ हकीकी में आप कैसे तशरीह करेंगे कि इंसान की अपनी ज़ात ख्वाहिशात की नफ़ी हो जाती है अल्लाह की ज़ात के सामने। इंसान अपने हर अमल, हर कौल, हर फेल इस तरह करता है कि उसका रब राज़ी हो जाए। उसका हर अमल, इंसान का हर अमल अपनी रब की रज़ा के लिए होता है। वो नेकी करता है तो इसलिए करता है कि उसका रब राज़ी हो जाए। वो बुराई से बचता है तो इसलिए बचता है कि उसका रब उससे नाराज़ ना हो जाए। वो अपनी मर्ज़ी ख्वाहिश को रब की मर्ज़ी ख्वाहिश पर कुर्बान कर देता है। तो इस तरह से आप तशरीह करेंगे इश्क़ हकीकी के अशार की। ख्वाजा मीर दर्द की दोनों गज़लें इश्क़ हकीकी में हैं। हज़रत अल्लामा इक़बाल की गज़लें इश्क़ हकीकी में आएंगी, मगर मिर्ज़ा गालिब की गज़लें इश्क़ मजाजी में आएंगी। तो ये हो गया इश्क़ हकीकी। अब जहाँ तक रह गया इश्क़ मजाजी। इश्क़ मजाजी में क्या होता है? आशिक की ख्वाहिश होती है कि महबूब की अदा को अपनाए, महबूब जैसा बनने की कोशिश करे, वो काम करे जिससे उसका महबूब राज़ी हो, महबूब की सख्ती को भी बर्दाश्त करे, महबूब के गलत रवैयों को भी बर्दाश्त करे, महबूब के नाजायज़ सलूक को भी बर्दाश्त करे। यानी महबूब के सामने उसकी कोई इज़्ज़त अना नहीं होती, वो महबूब के सामने झुका रहता है और महबूब की खुशी के लिए हर काम को तैयार रहता है। इसके मजाजी में एक बहुत अहम तस्वुर रकीब का भी आ जाएगा। यानी आशिक जिसको चाहे उसको कोई दूसरा चाहे तो वो रकीब होगा, तो उसमें रकीब का तस्वर भी लाजमन आएगा। तो इस तरह आप देखें इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी की तशरीहें बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। आपको सिर्फ समझाने के लिए अगर आप इश्क़ मजाजी की गज़ल की तशरीह करें तो ज़हन में रखें इश्क़ मजाजी में लफ्ज़ महबूब आता है बार बार। तो अब महबूब की तशरीह किस तरह से करेंगे? आप यूँ करेंगे कि महबूब कौन होता है? महबूब वो है जो जालिम है, महबूब वो है जो संगदिल है, महबूब वो है जो बेवफा है, महबूब वो है जिसे अपने आशिक की सच्ची मोहब्बत पे यकीन नहीं है, महबूब वो है जो सच्ची मोहब्बत की बजाय दौलत की चमक दमक पर मरता है। तो देखिए ये एक महबूब का तस्वर है। आप कभी भी इश्क़ मजाजी में यूँ नहीं लिखेंगे कि महबूब बावफा है, वो गलत हो जाएगा। महबूब को बेवफा ही लिखेंगे, संगदिल ही लिखेंगे, हरजा ही लिखेंगे। महबूब को सनम कहा जाता है। सनम कहते हैं पत्थर को, पत्थर के सामने जो चाहे रोक और ला लो उसको असर नहीं पड़ता। तो महबूब इस तरह से संगदिल होता है। तो अब इस तरह देखिए कितना फ़र्क है इश्क़ हकीकी और मजाजी की तशरीह का। इसको आप मलूज़ खातर रखेंगे। शेर में इस्तेमाल करदा तशबीहात, इस्ताहारात और तलमीहात का हवाला दें। आप साल लेवल में तफसील से पढ़ चुके। बाज़ शायर अपने शेर को खूबसूरत बनाने के लिए तशबीहात लेकर आता है, इस्ताहारात लेकर आता है, तलमीहात लेकर आता है, उसका आप हवाला ज़रूर दें। ये एक बड़ी अहम बात होती है। आखिरी अहम तरीन बात, फ़न्नी मुहासन। अगर आपको मालूम है फ़न्नी मुहासन के बारे में हमारे चैनल्स पर एक मुकम्मल लेक्चर मौजूद है कि फ़नी मुहासन यानी वो टेक्निक्स, वो तरीक़ेकार जिससे शायर शेर में खूबसूरती लाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सनद तज़ाद है। अगर शायर द अपोजिट बात करें उसे सनत तज़ाद कहेंगे। इसको सनतें भी कहते हैं, शेरी सनतें भी कहते हैं। फ़नी मुहासन, मुहासन हुसन से, यानी शेर में हुसन कैसे आएगा। सनत तज़ाद है, सनत लफ़ व नशर है, सनत मरातुल नज़ीर है, सनत हुस्न तालील है। ये मुख्तलिफ सनतें हैं, वो तरीक़े हैं जिनसे शायर शेर को खूबसूरत बनाता है। इसी को फ़नी मुहासन भी कहते हैं। आपको वैसे तो बहुत से फ़नी मुहासन हैं, लेकिन अहम फ़नी मुहासन 7-8 ही हैं। अगर वो आपको आते हों और आप शेर की तशरीह में लिख दें तो इससे बहुत अच्छा तासुर पड़ता है। तो ये तो ज़ीतुल बात हुई कि गज़ल के शेर की तशरीह आप किस तरह से करेंगे। तशरीह के कुछ अहम निकात भी लिख दिए। आपको मज़ीद समझाने के लिए एक शेर की मुख्तसर तशरीह करके भी दिखा देता हूँ। अभी अर्ज़ की कि गज़ल के एक शेर की तशरीह 1.5 से 2 सफ़ात पर होगी। बच्चे कहते हैं 1.5-2 सफ़ात हमसे नहीं बनते। तो अब इस चीज़ को समझें कि 2 मिसरों को आपने किस तरह से फैलाना है कि 1.5-2 सफ़ात बन जाए। उसमें बच्चे क्या गलती करते हैं? सबसे पहले ये समझें, बच्चे ये करते हैं एक मिसरे को पढ़ लिया, उसकी 3-4 लाइनों में तशरीह कर ली, फिर एक मिसरे को पढ़ लिया, 3-4 लाइनों में तशरीह कर ली। नतीजा ये होता है आधे सफ़े में शेर की तशरीह मुकम्मल हो जाती है और फिर परेशान बैठे होते हैं अब क्या करें।
फिर या तो वो लफ्ज़ों को रिपीट करना शुरू कर देते हैं या गप लगाना शुरू कर देते हैं, दोनों तरीके ही गलत है। आप यूँ हरगिज़ मत करें कि एक मिसरा पढ़ लें और उसकी तशरीह कर लें, ऐसा नहीं होता। आप सभी अर्ज़ की कि गज़ल का शेर एक मुकम्मल मफहूम होता है, शायर को अपनी पूरी बात 2 मिसरों में बयान करनी होती है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करें शायर कहना क्या चाहता है, यानी शायर के जहन में क्या बात है जो उसने शेर लिखा, शायर की ज़हनी तस्वुर तक पहुँचें, जिसको मैं बैनुल सतूर कहता हूँ आमतौर पर। तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि शायर दरअसल क्या कहना चाहता है। वो जब आपको एक मौजू मिल जाएगा तो आप समझे आप उस मौजू पे एक छोटा सा मजमून लिख रहे हैं, फिर आप आराम से 2 सफ़े लिख लेंगे। तो इसके मुताबिक देखें इस शेर में शायर क्या कहना चाहता है। काम मर्दों के जो हैं, या मर्द से मतलब मैद नहीं है, या मर्द से मतलब इंसान है, सारे मर्द होते सब शामिल हैं। काम मर्दों के जो हैं सो वो ही कर जाते हैं, यानी मर्द ही हैं जो वो काम कर जाते हैं। यानी इसको अगर मैं थोड़ी सी आपको वजाहत से अर्ज़ करूं कि इंसान और जानवर में बुनियादी फ़र्क मकसद हयात का होता है। जानवर का कोई मकसद ज़िंदगी नहीं होता, मकसद हयात नहीं होता। इंसान मकसद ज़िंदगी लेकर आता है और वो मकसद ज़िंदगी उसको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ होता है। यानी अगर मकसद ज़िंदगी के लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े तो वो कर देता है, उससे गुरेज नहीं करता। आपने शरीकिन सुना होगा फैज साहब का मशहूर, गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो वही बात है कि मर्द काम से मतलब मिशन, मकसद ज़िंदगी, मर्द अपनी मकसद ज़िंदगी को पूरा करते हैं, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े करते हैं। अगर उन्हें अपनी जान से भी गुजरना पड़े तो गुजर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुजर जाते हैं। तो मफहूम समझे इस शेर में शायर क्या कहना चाहता है कि मर्द वो है जो अपने मकसद ज़िंदगी के लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े तो कर देते। तो ये था इसका मफहूम। तो अब समझिए शायर में कहना क्या चाहता है कि मर्द वो है जिससे अपना मकसद ज़िंदगी अजीज़ है, जिससे नस्बुल ऐन अजीज़ है। तो अब देखें मैं आपसे कहूं कि मकसद ज़िंदगी या नस्बुल ऐन पे मजमून लिखें, आप 3-4 सफ़े आराम से लिख लेंगे। तो यूं तशरीह करनी है, आपने शेर का मफहूम निकालना है। इस शेर का क्या मफहूम है कि मकसद ज़िंदगी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ होता है। अब इसको आप अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे तो बहुत आराम से 2 सफ़े बन जाएंगे। अंदर आपने हवाले के अशार भी देने हैं। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको मसला दरपेश नहीं होगा। तो अज़ीज़ तलबा, ये आपके सामने तरीक़ाकार रखा कि गज़ल के अशार की तशरीह किस तरह से करेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको मुफीद लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई काम की बात लगी हो तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को दोस्तों से भी शेयर करें ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे चलता रहे। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।